नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान के खबरों को अगर देखें तो उससे पहले अमेरिका का एक अखबार आपको दिखाता हूं। अखबार में छपा हुआ एक आर्टिकल दिखाता हूं। यह आर्टिकल है थॉमस एल फ्रीडमैन का। थॉमस एल फ्रीडमैन अमेरिका के जाने माने लेखक हैं। पुलित्जर प्राइज उनको मिला है, बड़े पत्रकार हैं। वो लिखते हैं कि नाटो प्लीज हेल्प, ट्रंप हैज नो स्ट्रेटजी फॉर ईरान। यानी नाटो हमारी मदद करो, ट्रंप के पास ईरान के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहली नजर में देखने पर आपको लग सकता है कि ये नाटो से अपील कर रहे हैं कि मदद करो, लेकिन असल में ये ट्रंप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस जंग में कितनी बुरी तरह से ट्रंप फंसा हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ईरान ने अच्छा खासा उसका तमाशा बना के रख दिया है। दरअसल अगर इस पूरे खेल को देखें, ट्रंप अभी गया हुआ है चाइना से एक उसके वीडियोस आ रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ बैठा हुआ था। शी जिनपिंग थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो उनकी डायरी जो रखी हुई थी वो डायरी खोल के देखने की कोशिश किया कि इन्होंने क्या नोट्स लिए हैं। किसी भी राष्ट्रपति के लिए यह बेहद बेवकूफाना हरकत है जो उसको किसी हाल में नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा असर ट्रंप की बेवकूफियों का यह हुआ है कि गल्फ के अंदर, खाड़ी के अंदर बहुत तेजी के साथ इक्वेशंस बदलने शुरू हो गए हैं। आज 15 मई है और 14 मई के कल के अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इजराइल ने यूएई को तो बुरी तरह से फंसा ही दिया है, सऊदी को भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर चलाने की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरबिया ने भी ईरान के ऊपर अटैक किया था। लेकिन कल ही यह खबर आ गई, रात तक यह खबर आ गई और अब यह खबर चारों तरफ है, जिसकी बात मैंने 3-4 दिन पहले आपसे की थी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में किसी समझौते की बात हुई है। आपस में इन लोगों ने कोई समझौता किया है। अब यह खबर आ रही है कि सऊदी अरबिया ने वाकई ईरान के साथ एक समझौते की बात शुरू की है जिसको नो एग्रेशन पैक्ट कहा जा रहा है। इसका मतलब एक ऐसा पैक्ट, एक ऐसा समझौता जिसमें कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और कहा यह जा रहा है कि कई इंपॉर्टेंट अरब मुल्क इस समझौते में शामिल हो रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम में यह डिटेल रिपोर्ट छपी है और इसका कहना है कि यह 1975 के हेलसिंकी समझौते के तर्ज पर हो सकता है। हेलसिंकी समझौता था जिसमें अमेरिका, यूरोपीय नेशंस और सोवियत संघ, उस जमाने में था यूएसएसआर, उन्होंने आपस में समझौता किया था कि अब हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। ऐसा ही यह समझौता होने की उम्मीद है जिसमें ईरान, सऊदी अरबिया और कुछ और अरब मुल्क आपस में यह समझौता करेंगे कि हम एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई साहब का एक बयान आया है जिस बयान में वो कह रहे हैं कि हमारे साउथ में जो कंट्रीज हैं, हमारे दक्षिण में जो कंट्रीज हैं, यानी कि जो अरब मुल्क हैं, उनको एक नई तरह की दुनिया के लिए तैयार होना चाहिए, हमारे साथ दोस्ताना रिलेशन बनाना चाहिए और अगर हम दोस्त बन गए तो सारी दुनिया में हमारा दबदबा होगा, क्योंकि न केवल हमारे पास तेल है बल्कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक पोजीशंस भी हैं। आगे बढ़ने से पहले कई लोग कई सारी शिकायतें करते हैं। एक साहब ने कहा आवाज नहीं आ रही है। मेरे समझ में नहीं आया कि सब लोगों को आवाज आई, आपको आवाज क्यों नहीं आई। कई बार मोबाइल का जो आपका वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, जरा तेज करके देख लीजिए। आवाज चेक करने के बाद ही हम वीडियो लाइव करते हैं। और शिकायत हमारी भी आपसे है कि लगातार आप वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल यह खबर आना और उसके बाद यह खबर आना कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच समझौते की बात चल रही है, ये अपने आप में बेहद मजेदार है। थोड़ा सा श्रेय तो मैं ले ही सकता हूं कि इसकी भविष्यवाणी मैंने पहले से कर दी थी। मैंने पहले से कहा था आपसे कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई समझौता हो रहा है। अब अगर यह समझौता होता है तो एक तरफ तो यह होगा कि अरब मुल्कों और ईरान के बीच में एक रिश्ता बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ यह समझौता अगर होता है और इजराइल इसमें शामिल नहीं होता है, जिसकी पूरी उम्मीद है इजराइल शामिल नहीं होगा, अगर इजराइल शामिल नहीं होगा तो जिसका अब्राहम एक्कॉर्ड है, बहरीन और यूएई, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। यूएई लगातार बहुत हाकिश पोजीशन लिया हुआ है, लगातार ईरान के खिलाफ वो बात कर रहा है, लगातार ईरान और बाकी सब के खिलाफ उसने एक यूनियन, एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात की है जिसमें इजराइल है, जिसमें इंडिया है और सऊदी अरबिया के साथ भी उसके रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं।
ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यह समझौता अगर होता भी है तो इसमें यूएई, बहरीन और इजराइल नहीं शामिल होंगे। यानी अगर इस समझौते के बाद कोई जंग होती है तो खाड़ी मुल्क, बचे हुए खाड़ी मुल्क यानी सऊदी अरबिया और बाकी सारे मुल्क ईरान के साथ एक तरफ खड़े होंगे और दूसरी तरफ खड़े होंगे इजराइल, यूएई और बहरीन जैसे मुल्क। अब इसमें आप ये जोड़ लीजिए कि पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, टर्की और इजिप्ट का जो समझौता है वो अपने फाइनल स्टेज में है। वो इस्लामिक नाटो जैसा कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें चारों मुल्कों के बीच में यह समझौता होगा कि एक दूसरे पर हमला तो नहीं ही करेंगे, लेकिन किसी एक के ऊपर हमला होगा तो उसको सबके ऊपर हमला माना जाएगा और सारे मिलकर उसका जवाब देंगे। इसका मतलब यह होता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर इस तरह की लड़ाई का कभी माहौल बनता है कि एक तरफ इजराइल, यूएई और बहरीन हो और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया, ईरान और बाकी सारे मुल्क हों, तो इनमें शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान भी, तुर्की भी और इजिप्ट भी, और ये इजराइल के लिए बहुत निगेटिव माहौल बनेगा। इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह है कि इजराइल इसके बाद ईरान पर या किसी अरब मुल्क पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि फिर इजराइल के खिलाफ टर्की भी आ जाएगा, इजिप्ट भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, सऊदी भी आ जाएगा, ईरान भी आ जाएगा। और अकेले ईरान की तो हालत यह है, मैंने थॉमस एल फ्रीडमैन का वो आर्टिकल आपको दिखाया कि अकेले ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका को इजराइल की भी जरूरत है, यूएई की भी जरूरत है, बहरीन की भी जरूरत है, नाटो की जरूरत है, यानी पूरे यूरोप की जरूरत है, और पता नहीं किसकी किसकी जरूरत है। इतने सारे लोगों की जरूरत तो अकेले ईरान से लड़ने के लिए है। तो अगर ये ग्रुप बन जाता है तो इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा इनमें से किसी एक के ऊपर हमला करना। और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इजराइल का वो घमंड है, जिसमें वो लगातार कह रहा है कि ग्रेटर इजराइल बनाएगा। ग्रेटर इजराइल मतलब तकरीबन सारे अरब मुल्कों के ऊपर खतरा, और अगर ऐसा होता है तो अलग अलग मुकाबला करना मुश्किल होगा। इसलिए ये साथ आने की अलग अलग कवायदें आपको दिखाई देती हैं। इंटरेस्टिंग होगा, ये जंग जो है वो मिडिल ईस्ट को नहीं सारी दुनिया को बदल के रख देगी, और बदलना शुरू हो गया है। आप देखिए चाइना के अंदर मैंने आपको बताया ट्रंप गया, और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना का लीडर शी जिनपिंग ट्रंप से कहीं बेटर पोजीशन में दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर उनकी एनालिसिस कीजिए, जो बॉडी एनालिसिस लोग करते हैं, पोस्चर एनालिसिस लोग करते हैं, अगर वो एनालिसिस आप कीजिए तो समझ में आता है कि ट्रंप चाइना के सामने झुका हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप का जितना खर्च हुआ है जंगों में, खासतौर पर ईरान की जंग में, चाइना के लिए उतना बेहतर रहा है। ताइवान के मामले पे चाइना बिल्कुल चढ़ा हुआ है कि जरा भी आपने ताइवान का साथ दिया तो आपको हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ऐसे में अमेरिका के सामने ऑप्शन बहुत कम रह गए। एक और बड़ा सवाल है जिस सवाल को समझना और जिस सवाल पर बात करना बेहद जरूरी है, और वो सवाल यह है कि क्या चाइना से लौटने के बाद ईरान के साथ समझौते की तरफ ट्रंप बढ़ेगा या फिर ईरान के ऊपर हमला होगा। देखिए, समझौते के लिए 14 पॉइंट का लेटर दिया था ईरान ने, और जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने क्लियर किया था कि इसमें से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इन 5 पॉइंट्स में एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा पॉइंट है मुआवजे का मामला, तीसरा पॉइंट है कि हम अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका को किसी हाल में नहीं देंगे, चौथा पॉइंट ये है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, और पांचवा पॉइंट ये है कि हमारी संपत्ति जो फ्रीज की गई है उसको डिफ्रीज किया जाए। और इसके साथ ये मामला है कि समझौता ऐसा हो कि आगे जंग का कोई इम्कान न रह जाए, आगे किसी तरह का कोई हमला ना हो। ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ट्रंप साहब जो हैं इन्हीं पॉइंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी हालत में जो न्यूक्लियर डस्ट जिसको वो कह रहे हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, वो किसी भी हालत में लेना चाहते हैं। चाइना में भी जाकर बयान दिया कि ईरान वार पर हमारी और जिनपिंग की सोच एक जैसी है। कैसे एक जैसी मान ली जाए? जिनपिंग खुल के ईरान का साथ दे रहे हैं, ईरान से ऑयल खरीद रहे हैं, आपके मुंह पे कह दिया कि चाइना ईरान से ऑयल खरीदना जारी रखेगा।
आपके मुंह पे खबर आ गई कि चाइना ईरान को हथियार दे रहा है, तो एक जैसी तो नहीं है। लेकिन इनका मानना है, चाइना ने भी बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। इसको ट्रंप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह हमारे साथ है, लेकिन याद रखना चाहिए कि चाइना जब यह बयान दे रहा है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सिर्फ ईरान ने नहीं रोका है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका ने भी रोका है। तो चाइना का यह बयान अमेरिका के खिलाफ भी हो सकता है, और खास तौर से तब जब ट्रंप चाइना में है और ईरान चाइना के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आसानी से जाने दे रहा है, उनसे कोई टोल भी नहीं वसूल रहा है। तो चाइना के जहाज तो आराम से आ रहे हैं, चाइना को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ईरान के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों करेगा? इसलिए वहां से लौटने के बाद ट्रंप के सामने बहुत बड़ा यह सवाल खड़ा है कि वो आगे क्या करेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान पूरी तरह से तैयार है। कई बार वो कह चुका है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, और अब तो यहां तक बयान आ गया कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है हम उसको 90% तक ले जाएंगे, यानी हम एटम बम बना लेंगे। उसके बाद इस जंग की पूरी सूरत बदल जाएगी। इधर अगर आप देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों से हाथ वाथ मिलाने के तुरंत बाद विदेश यात्रा पर निकले हैं, और पहली यात्रा में यूएई गए हैं। यूएई जाने के बाद वहां पर उनका कहना है कि हमले वगैरह का उन्होंने विरोध तो किया ही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला रहना चाहिए, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। ब्रिक्स का जहां तक मामला है, ब्रिक्स में असल में बहस जो हुई वो ईरान और यूएई के बीच में हुई। ईरान का यह कहना था, और यह कहना बहुत शुरू से था, आप जहाज देखेंगे जिस जहाज में बैठकर अराक्ची आए थे, उस जहाज को देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है मीनाब 168, बाकायदा उस पर पेंटिंग बनी हुई है और लिखा हुआ है मीनाब 168। यानी वो दुनिया को याद दिला रहे हैं कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया था, हमारे ऊपर हमला हुआ था और 168 बच्चों को मार दिया गया था मीनाब के एक स्कूल में। और आने के बाद तुरंत उस मीटिंग में ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज को हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और उसने ये भी कह दिया कि ये जो प्रस्ताव बन रहा था इसको यूएई ने रोका है। इसके बाद यूएई ने ब्रिक्स की मीटिंग में कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हम तो कहीं से इन्वॉल्व नहीं थे। अब देखिए, यूएई के लिए सिचुएशन हो गई है बहुत खराब। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया अपने यहां से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बयान दिया कि नेतन्याहू और बर्निया गए हुए थे यूएई। बताया जा रहा है अलायन में ये लोग उतरे थे और अलायन में इनका बिल्कुल शहंशाह की तरह स्वागत हुआ। तो एक तो ये बता दिया कि बीच जंग के, चलती जंग के बीच में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और मोसाद के चीफ यूएई पहुंचे थे। दूसरे, यह खबर अब बिल्कुल आम हो गई कि यूएई इस जंग में शामिल था, ईरान के ऊपर हमला कर रहा था। तो अब यूएई के लिए यह कहना बहुत मुश्किल हो गया कि वो इस जंग में शामिल नहीं था। और यह तो क्लियर है ही कि यूएई के बेसेस अमेरिका और इजराइल यूज कर रहे थे ईरान पर हमले के लिए। तो अगर आपके बेसेस, आपकी जमीन और आपका आसमान इस्तेमाल होता है किसी पर हमले के लिए, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से आप अग्रेसर माने जाते हैं, हमलावर माने जाते हैं। तो कल ईरान ने यही बात उठाई कि इनके ऊपर जो हमने हमला किया यूएई के ऊपर, वो यूं ही हमला नहीं था, यूएई अग्रेसर है, वो सीधे हमारे खिलाफ जंग में शामिल था, इसलिए हमने हमला किया। और इसको लेकर काफी कहा सुनी हुई यूएई और ईरान के बीच में ब्रिक्स की मीटिंग में। तो दरअसल जो ब्रिक्स की मीटिंग थी वो यूं ही खत्म हो गई, ब्रिक्स की मीटिंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अराक्ची साहब अब ईरान लौट जाएंगे। तो अराक्ची साहब ईरान लौट आए, ट्रंप लौट आएंगे बीजिंग से अमेरिका, और इन सब के बाद सवाल वहीं उलझा रह जाएगा कि आगे मामला किधर जाएगा। लावरोव जो रशिया के विदेश मंत्री हैं और दुनिया के सबसे शानदार डिप्लोमेट्स में से एक हैं, उनका एक बयान आया, वो भी इंडिया आए हुए हैं। उनका एक बयान आया, उस बयान में वो कहते हैं कि पाकिस्तान अच्छी भूमिका निभा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें, लेकिन अगर ये लंबा चलता है तो इसके लिए सबसे सही मुल्क कोई होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका, बातचीत कराने वाले की भूमिका निभानी चाहिए। और इंडिया के पास वास्ट डिप्लोमेसी एक्सपीरियंस है, वास्ट डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है, इसलिए इंडिया ये काम सबसे कायदे से कर सकता है। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को होना चाहिए था इस पूरी बातचीत के बीच में। अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, एक पुराना डिप्लोमेटिक अनुभव है और तमाम सारी बातें हैं।
लेकिन लावरोव साहब कुछ भी कह रहे हो, यहां बैठ के हम जानते हैं कि जब तक भारत की सरकार, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी, इजराइल और यूएई के इतने नजदीक हैं, तब तक कम से कम ईरान उनको एज अ मीडिएटर शायद ही स्वीकार कर पाए। अच्छा, स्वीकार करने की बात तो तब है जब इंडिया आगे बढ़े, कहे कि हम मीडिएट करेंगे। आपको याद होगा पाकिस्तान के मीडिएशन की जब खबर आई तो जयशंकर साहब का बयान था कि हम दलाली नहीं करते। तो मीडिएशन को जो दलाली की बात कर रहे हैं, दलाली की तरह जिसको कह रहे हैं, जो डिप्लोमेसी को दलाली कह रहे हैं, उनसे ये उम्मीद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर यहां पर कोई मैच्योर गवर्नमेंट होती तो जाहिर तौर पे बहुत ये मुमकिन था कि ये बातचीत दिल्ली में भी हो सकती थी और बेहतर तरीके से हो सकती थी। लेकिन लावरोव साहब अभी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसके बावजूद हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इंडिया मीडिएशन में कोई रोल निभाएगा, खासतौर पे तब जब जंग के ठीक पहले इजराइल में जाकर पीएम साहब कह चुके हैं कि हम तो इजराइल के साथ हैं। तो सारी बातें गोल गोल घूम रही हैं, कौन मीडिएशन करेगा, कितना करेगा, लेकिन सवाल तो वही है जो मैंने शुरू में पूछा कि लौटने के बाद ट्रंप के पास ऑप्शंस बहुत कम है। ईरान के प्रपोजल को वो पूरी तरह से ठुकरा चुके हैं, उनके डिमांड्स को ईरान पूरी तरह से ठुकरा चुका है। तो दो ही रास्ते हैं, या तो जो जैसा है छोड़कर चले जाएं, अपनी ब्लॉकेज खोल दें, ईरान के हवाले कर दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कहें भाई जो करना है वो करो, तुम जानो और इजराइल जाने। उन्होंने कहा भी, चाइना में बाकायदा उन्होंने कहा कि यह जंग हमारी जरूरत नहीं थी, हमें ईरान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो खाड़ी देशों के लिए, यानी कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए, अरब मुल्कों के लिए और इजराइल के लिए इस जंग में शामिल हुए। तो एक तरीका तो यह है कि बाहर निकल जाए, कहें भैया तुम लोग देखो कौन सा समझौता करना है, कौन सी लड़ाई करनी है। दूसरा तरीका यह है कि झुके, कुछ मांगे मान ले ईरान की, ईरान भी कुछ मांगे मानने के लिए तैयार हो जाएगा और एक समझौता करके निकले। लेकिन ऐसा समझौता होगा तो दुनिया के समझ में आ जाएगा कि इस जंग में अमेरिका की हार हुई है और ईरान की जीत। तीसरा और सबसे बुरा तरीका यह है कि एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करे, जिसके लिए इजराइल लगातार उकसा रहा है और जिसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है। और अब अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह बात मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि यह लड़ाई महीनों नहीं सालों चल सकती है। ईरान अब आसानी से बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। तो ट्रंप इस लड़ाई को शुरू करके हर तरह से फंस चुके हैं। जितने रास्ते उनके सामने हैं वो सारे बुरे रास्ते हैं, किसी से उनका कोई फायदा नहीं होना है। चाइना से वो ट्रेड रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने कितनी छूट दी है अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए चाइना को उन्हें जबरदस्त छूटें देनी पड़ेंगी, जो देना उनके लिए मुश्किल काम है। तो पर्शिया में, या यूं कहें कि फारस की खाड़ी में, ट्रंप का जो घमंड है वो ऐसा लगता है कि गले गले तक डूबा हुआ है। अगला जो भी स्टेप वो उठाएंगे, चाहे लड़ाई करें चाहे समझौता करें, ट्रंप की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए फारस की खाड़ी में डूब चुकी है। अब होता क्या है, अगर जंग शुरू होगी तो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी, लेकिन अगर शुरू होती है तो क्या होता है, किस लेवल की जंग होती है, ये सब कुछ देखना होगा। और अगर समझौते की बात होती है तो समझौता किन शर्तों पे होता है ये भी देखना होगा। ईरान दोनों बातों के लिए तैयार है, अमेरिका दोनों बातों के लिए अभी तैयार नहीं है। उसकी संसद में और उसके देश में इस जंग का जबरदस्त विरोध चल रहा है और ट्रंप के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। उधर खाड़ी के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर सऊदी अरबिया, ईरान और कुछ और मुल्क आपस में समझौता कर लेते हैं तो यूएई के लिए दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो बहुत अजीबो गरीब मोड़ पर है सारा का सारा मामला। आगे जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।